सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है हरीश व्यास। 1995 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और सबसे पहले मैं इनकी कुंडली को बताने से पहले पंचांग पे बताऊं, उसके पहले लग्न कुंडली को जरा ध्यान से देखिए, स्पष्ट देखिएगा। कुंभ लग्न की कुंडली बनती है, मतलब एकादशवें भाव की राशि लग्न में बन गई और लग्नेश लग्न में ही बैठ गए। लग्नेश कुंभ राशि के अधिपति शनि लग्न में ही बैठ गए। इसके केंद्र में गुरु बैठ गए, लग्न से केंद्र में गुरु बैठ गए, लग्नेश से केंद्र में गुरु बैठ गए, लग्न से केंद्र में गुरु बैठ गए। और गुरु और बुध दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठ गए। गुरु और सूर्य, गुरु और शनि, 4 ग्रह केंद्र में बैठ गए, जिसमें से 2 ग्रह शुभक, 1 क्रूर और 1 पापक, जिसमें से लग्नेश पापक नहीं होंगे। इसका मतलब है कि वो भी शुभदायी ही हो जाएंगे। बुध यहाँ पे सामान्यतया अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह बनेंगे। इस कुंडली के लिए सर्वाधिक शुभ और योग कारक ग्रह के रूप में शुक्र जाने जाते हैं, जो भाग्य भाव के अधिपति होने के साथ साथ चतुर्थ भाव के अधिपति हैं। मतलब कुंभ लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक और अकेला सिर्फ एकमात्र ग्रह शुक्र ही है, जो व्यक्ति के मोक्ष का कारक हो, धन का दायक हो, भाग्य का लाभ दे, धन का संकोच जो है वो क्षेत्र बढ़िया करे या जो भी करे। शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो इस कुंडली के लिए अच्छे होते हैं। और शुक्र के बारे में मैंने बात बताई थी कि 12वें भाव के शुक्र अच्छे होते हैं, कभी भी खराब नहीं होते, संतुलित होते हैं। इस कुंडली के लिए चंद्रमा परम पापी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। इस कुंडली के लिए मंगल भी बहुत अच्छे ग्रह के रूप में नहीं उपस्थित होते हैं। शुक्र अच्छे हो गए। गुरु इस कुंडली के लिए मारक भाव के अधिपति होते हैं, द्वितीय भाव के, पर वो लाभेश और लाभ भाव में मूल त्रिकोण राशि और लग्न के साथ उनका संबंध समतुल्यता के होने के कारण ये मारक नहीं होंगे। इस कुंडली में पापी ग्रह के रूप में चंद्रमा अपना पापक क्षेत्र बना करके बैठे हैं, मंगल जैसे ग्रह के साथ, जिनका नीच भंग वो खुद कर ले रहे हैं। मतलब पापी ग्रह पापी भाव में बैठा है। षष्ठेश अगर जन्म कुंडली में 6वें भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को साहसी जरूर बना देंगे। बुध इस कुंडली के लिए धन भाव पंचम और अष्टम के अधिपति होकर के सामान्य ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। इस कुंडली के लिए सूर्य, इस कुंडली के लिए गुरु और इस कुंडली के लिए चंद्रमा और इस कुंडली के लिए मंगल, ये 4 ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो बचते कौन कौन हैं? एक शुक्र और दूसरे शनि। ये 2 ग्रह इस कुंडली के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और इनका ठीक होना बड़ा मायने रखेगा। तीसरे नंबर पे बुध हो जाएंगे, क्योंकि पंचम और अष्टम के अधिपति हैं और यहाँ के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं। व्यक्ति को अपनी संतति और खुद उसके एजुकेशन में बाधाएं उपस्थित नहीं होती, कुछ मामले में थोड़ी बहुत शनि के कारण और सूर्य के कारण होती है, वो कभी कभी प्रतिस्पर्धा देते हैं। धन को लेकर के ये कुंडली कैसे ठीक रहेगी, इस पे अगर विचार करें आपने अपनी कुंडली में भी, तो धन भाव को अगर गुरु की दृष्टि प्राप्त हो, जैसे कि इनकी कुंडली में प्राप्त है, और पंचम भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में केंद्र से या त्रिकोण से संबंध बनाते हो, जैसे कि ये केंद्र से बना रहे हैं, लाभ भाव के अधिपति से पहले अगर भाग्य भाव के अधिपति शुक्र का संबंध जन्म कुंडली में केंद्र से हो जाता तो अच्छी बात होती, पर वो 12वें हैं, व्यय जरूर करवाएंगे और व्यक्ति को पत्नी का प्रेमी और पत्नी के वश में रहने वाला बनाएंगे और भाग्य भंग योग भी लगेगा। हालांकि ये तात्कालिक मित्रता में जा रहे हैं, इस वजह से ये शुक्र यहाँ पे कमजोर परिणाम नहीं देंगे। और लाभ भाव के अधिपति का दशम में आना, इसे महाभाग्यशाली योग कहते हैं। अब रही सही बात, मैं आपको यहाँ से चंद्रमा पे लेके आता हूँ। फाल्गुन माह में जन्मे होने से व्यक्ति बड़ा प्रिय बोलने वाला और प्रियवादी होता है। उत्तरायण में जन्मे होने से धन की समस्या नहीं होती और पिता का सुख बड़ा अच्छा मिलता है। वसंत ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति अपने काम में थोड़ा आलसी होता है, दूसरे के काम के लिए आलस्य नहीं करता है। रविवार शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से संतान में दिक्कत कभी कभी होती है, लेकिन सुख मिल जाता है। और शुक्ल पक्ष के एकादशी के चंद्रमा रविवार के जन्मे होने से व्यक्ति के जीवन में समतुल्यता, व्यवहार कुशलता, उसकी वाणी, उसका वाक्पटु, उसका बुद्धिमान, उसका तार्किक, उसका समझदार, उसका ज्ञानी और बुद्धिमान होने के साथ साथ बड़ा ही बुद्धिशाली। इस कुंडली की सबसे अच्छी एक भाषा में अगर मैं इसका आकलन करूं तो क्या शब्द दूंगा? इस कुंडली के लिए मैं एक शब्द दे सकता हूं और वो है बुद्धिशाली। सूर्य, बुध और शनि, ये बहुत अच्छी बात होगी। धन के मामले में ये कुंडली थोड़ी सी परेशान होगी, कारण बताता हूं। क्योंकि शुक्ल पक्ष के अगर वो दशमी एकादशी के चंद्रमा नहीं होते तो निश्चित रूप से कष्ट देते, लेकिन जन्म इनका हुआ है अति गंड योग में,
पुष्य नक्षत्र में जन्मे हैं तो व्यक्ति अपना खुद का कारोबार करे या धर्म से, सेवा से जुड़ करके कोई भी काम करे। उसके बाद ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण दाम्पत्य इनके तरफ से कभी भी तकलीफ वाला न रहे, लेकिन पत्नी थोड़ी कष्ट देने वाली जरूर होती है, थोड़ी कड़वा या थोड़ी चिपकी हुई होती हैं, दुनिया से उनका संबंध ज़्यादा होता है। वैज्ञानिक धरातल पे अगर देखें तो उनका संबंध भौतिकीय लक्षणों से युक्त होता है और वो थोड़ी सी दुनिया में ज़्यादा घुसी रहती है। ऐसी पत्नी का मिलने का योग है। पंचांग आपकी कुंडली में ठीक बना है और वो कमजोर नहीं है, इस वजह से मैं समझता हूं कि धन के मामले में ये कुंडली कभी भी आपको कष्ट नहीं देगी। पर लगा दिया मैंने। अगर कुंभ लग्न की कुंडली बनती हो, भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें गए हैं, थोड़े कमजोर, और दशम भाव के अधिपति नीच के बैठे हैं 6वें भाव में, ये सूत्र है। कुंभ लग्न की कुंडली बनती हो, दशम भाव के अधिपति 6वें में बैठे हों, कुंभ लग्न की कुंडली में दशम भाव के अधिपति नीच के हो जाएंगे तो व्यक्ति को काम के लिए एक जगह टिकने नहीं देते, उसको घूम घूम करके पैसा कमाना पड़ता है, पांडित्य का काम करना पड़ता है, ग्रंथ की बात है, और इधर उधर घूम करके करना पड़े। और दूसरे नंबर पे कम पैसों पर नौकरी करनी पड़ती है, कम पैसों पर अपनी सेवा देनी पड़ती है, और कई बार लोग उसको देते हैं तो ऐसा समझेंगे कि वो उन पे एहसान कर रहे हैं। आपको जो भी पैसा देगा, जो भी आपका जो आपका जिसके माध्यम से भी आप पैसे कमाएंगे, वो आप पे एहसान करेगा, ऐसा उसकी बुद्धि में ऐसी बात आएगी। हालांकि वो करेगा नहीं, पर उसको ऐसा लगेगा, क्योंकि ये ऐसा ही बनाते हैं और धन के लिए व्यक्ति को परेशान करते हैं। इस वजह से ही व्यक्ति को काम ढूंढना पड़ता है और अपना संपर्क बढ़ा करके अगर रखा जाए तो व्यक्ति खाली ना बैठा है, ये काम आवश्यक होगा। यहाँ बुध वाणी से और यहाँ सूर्य और शुक्र धन को कंफ्यूज करेंगे आने के मामले में। यहाँ केतु हैं, अनुभव बढ़िया है, और गुरु के साथ मंगल शिक्षकीय योगों से युक्त, आप पढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। और निश्चित रूप से चंद्रमा प्रेम और रिकॉग्निशन दे देते हैं, लेकिन निश्चित रूप से व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ता है, कई बार ना चाहते हुए भी उसको वो काम भी करना पड़ता है, कई बार किसी की जी हुजूरी करनी पड़े, चिरौरी करनी पड़े, ऐसी भी स्थितियाँ बनती हैं। दशमांश कुंडली में केंद्र का खाली होना कर्म क्षेत्र के व्यवहारिक जगत पे उसका काम कमजोर करता है और निश्चित रूप से व्यक्ति को धन तो मिल जाता है। अष्टम भाव के चंद्रमा उच्च के बैठे हैं, दे देंगे, क्योंकि यहाँ भी लग्नेश जन्म कुंडली में लग्न में और अष्टम भाव के अधिपति के साथ पंचमेश के साथ बैठे हैं। सूर्य जन्म कुंडली में सप्तमेश होकर के उसको डेली बेसिस पे इनकम करने वाला काम करवा देते हैं कि वो रोज कमाए और रोज खाए। ऐसा गुरु राहु के साथ कुंभ राशि में, यहाँ के अधिपति 12वें, ये कई बार घूमने के साथ साथ व्यक्ति को गंभीर बना देता है। मांगे नहीं किसी से भी, मुंह खोल करके कुछ भी उत्तर ना दे और मुंह खोल करके कभी भी किसी को सवाल ना पूछे, एकदम शांत बना रहे तो बढ़िया होगा। ये कुंभ लग्न दार्शनिक लग्न है, जितना ज़्यादा हो सके कंपटीशन से अपने आप को मुक्त करिए, कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संध्या उपासना अवश्य करिए, विधि विधान से जीवन को जी लीजिए, संस्कार से युक्त रहिए, भोजन बिल्कुल ही शुद्ध हो, घूम घूम करके किसी के हाथ का भोजन ना करिए, और अगर हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके अपने जीवन में दार्शनिक भाव रखने का काम बनता है। किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं और किसी के साथ अपनी तुलना नहीं। वेद से जुड़े हुए क्षेत्र आपके लिए बड़े अच्छे होंगे। भाग्य भाव में तुला राशि के राहु और शुक्र का जन्म कुंडली में इस भाव से केंद्र में जाना आपके भाग्य के बल को वृद्धि देगा और धर्म का बल बना रहेगा। लग्न में लग्नेश और जन्म कुंडली में, अब आपको मैं बता दूं, लग्नेश या लग्न जो है वो 25 डिग्री 43 कला का बना है, पूर्वा भाद्रपद का। दूसरे चरण का लग्न, यहाँ पे शुक्र इसके अधिपति हो जाएंगे। नक्षत्र के चरण के अधिपति शुक्र होंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण के अधिपति शुक्र होते हैं और वो शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति होकर के 12वें बैठे। इस कुंडली का कारक ग्रह ही आपकी कुंडली का, लग्न का, नक्षत्र का, चरण का अधिपति है और गुरु आपकी कुंडली में इस पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अधिपति होते हैं। तो शुक्र एक तरफ चरण के अधिपति और गुरु एक तरफ लग्न के नक्षत्र के अधिपति। दोनों में बहुत ज्यादा मित्रता नहीं, दोनों में से शुक्र हाथ फैलाते हैं, पर गुरु चूंकि उच्चस्थ होते हैं इस वजह से वो थोड़े से काम कमजोर कर देते हैं। हालांकि इस कुंडली में गुरु की दशा और शुक्र की दशा में से शुक्र की दशा ज्यादा अच्छी होगी और गुरु की दशा में व्यक्ति का पराक्रम और बल बढ़ेगा, मेहनत करने की प्राबल्यता बढ़ती है।
ऐसा होगा। शुक्र की दशा में भाग्य का लाभ मिलता है, शुक्र की दशा में संतान की प्राप्ति होती है, विवाह होता है। शुक्र की दशा में व्यक्ति को कई गुना उसके कृत्यों का फल मिलता है। अगर कुछ मंत्र सिद्ध करना हो तो शुक्र की दशा को आप ध्यान में रख सकते हैं, बुध की दशा को आप ध्यान में रख सकते हैं। ग्रहण का समय आ रहा है, किसी नदी के तीर्थ पर जाकर के कोई भी मंत्र सिद्ध करने की कोशिश करिए। जो इस कुंडली में स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर बुध और शनि आपको तकनीक का जानकार बना रहे हैं, ज्ञानी और निष्पक्ष बना रहे हैं, और साथ ही साथ व्यक्ति प्रासंगिक होता है। कभी भी वो अप्रासंगिक बात नहीं करेगा, इररिलेवेंट नहीं है, वो बिल्कुल ही समकालीन है और आज के समय के हिसाब से वो जीना जानता है। ये आपकी कुंडली है। विवाह करना होगा तो मकर लग्न, विवाह करना हो तो कर्क लग्न, विवाह करना हो तो मेष लग्न की जातिकाओं से कर सकते हैं। तीनों लग्न और तीनों राशियां। विवाह के लिए दिशा वायव्य कोण यानी कि पश्चिम और उत्तर। धन कमाने के लिए आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए वायव्य कोण या उत्तर दिशा की तरफ। ये दोनों ही दिशाएं, या तो उत्तर या तो पश्चिम या उत्तर पश्चिम के कोण पे। आपकी कुंडली के लिए राशि 2 अच्छी रहेगी या तारीख अच्छी रहेगी 2। वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और धनु और वृश्चिक, ये राशियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद तो नहीं कहूँगा, पुष्य अच्छा रहे, आश्लेषा थोड़ा थोड़ा, स्वाति अच्छा रहे, और श्रवण, उत्तराषाढ़, भरणी और ये कुछ नक्षत्र अच्छे होंगे। पुष्य भी अच्छा है, पुष्य पुनर्वसु, अश्विनी भी ठीक है। एक आपकी कुंडली में जो मैं देख रहा हूं कि चंद्रमा पुष्य के बैठे हैं और आपकी कुंडली में शनि लग्न का अधिपति है। इस वजह से आपकी कुंडली में शनि की दशा, बुध की दशा, शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। क्लियर है? पर गुरु की दशा में मेहनत बढ़ाना होगा, बढ़ानी ही की आवश्यकता है। यहाँ चंद्रमा ठीक बैठे हैं, यहाँ शुक्र और चंद्रमा के केंद्र में होने से दाम्पत्य अच्छा बीतता है। सूर्य और चंद्रमा के केंद्र में होने से कई बार व्यक्ति को धन कमाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ भी सूर्य और चंद्रमा का संबंध है, षडाष्टक में जा रहा है, लग्न के लिए ठीक बना है। अगर वही देख लेते तो थोड़ी अच्छी बात हो जाती। गुरु का प्रभाव धन के लिए बहुत अच्छा, गुरु का प्रभाव सुख के लिए सामान्य, और गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए बहुत बढ़िया। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने विपरीत परिस्थिति को किस तरीके से निभाना है और कैसे उसका हल निकालना है उसके पास रहेगा। मतलब विपरीत परिस्थिति में आप घबराएं ना, क्योंकि आपके पास उसी के साथ आपका समाधान भी घुस आएगा और निश्चित रूप से आपको वो मिल जाएगा। हालांकि वहां पे मंगल बैठे हैं जो आपके साहस और बल की वृद्धि करेंगे, तो उससे भी आपको लाभ ही होने वाला है। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतया ठीक नहीं है। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए ठीक होगी पर कामुक बनाएगी, और कई बार व्यक्ति को गुप्त रोगों से संबंधित समस्याओं को देने वाली और कई बार मैथुन प्रिय बना देती है। मंगल का प्रभाव यहाँ के लिए सामान्यतया व्यक्ति के जीवन में कष्ट, व्यक्ति के जीवन में समस्या, व्यक्ति के जीवन में दोष, व्यक्ति के जीवन में कई बार वो काम भी करना पड़े जो नहीं करना चाहिए, या कई बार व्यक्ति के जीवन में जद्दोजहद जुड़ जाता है, क्योंकि मंगल और शनि एक दूसरे को देख नहीं रहे होते हैं, पर मंगल शनि को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में शनि का संबंध यहाँ के लिए ठीक नहीं है, शनि का संबंध यहाँ के लिए ठीक नहीं है, शनि का संबंध यहाँ के लिए ठीक नहीं है। कुंभ लग्न की कुंडली में अगर लग्न में शनि बैठे होंगे तो उनका दृष्टि संबंध पराक्रम के लिए भी नीच की राशि, 7वें के लिए शत्रु की राशि, यहाँ पे भी समान राशि को देख रहे हैं। ये अवस्थागत चीजें गड़बड़ होती हैं। हालांकि यहाँ व्यक्ति अगर चाहे तो सरकारी क्षेत्र का लाभ भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा ठीक है, शनि ठीक है, गुरु ठीक है और 6वां भाव भी ठीक है। जरूरी आपको एक बार अपने पराक्रम को बढ़ा करके सरकारी क्षेत्र का लाभ अवश्य प्राप्त करना चाहिए, जिसके लिए अभी योग 2023 के जुलाई से आ भी रहा है। केतु की दशा में आपका अनुभव बढ़े, घूम करके पैसे कमाएं, और निश्चित रूप से आपकी कुंडली में धन इकट्ठा करने वाले भी बनेंगे। आप कंजूस भी हैं वृत्ति के, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। अब क्या बताऊं, सूर्य जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको नैतिकीय तत्वों से युक्त बनाएंगे। चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको बुद्धि का राजा बनाएंगे, अपने हिसाब से काम करने वाला, और किसी के अंडर में रह करके काम न करने की प्रवृत्ति देंगे। मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको तार्किक और क्रिएटिव बनाएंगे। व्यक्ति के अंदर कला कौशल बड़ा अच्छा होता है। बुध आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर तार्किकता और ऊर्जा ये दोनों ही बनी रहे, साथ ही साथ बौद्धिकता भी व्यक्ति के पास होती है। बौद्धिक स्तर पे वो बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी होता है। गुरु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली ब्राह्मणों के पूजा को करने वाली, ब्राह्मणों से पूजित और ब्राह्मणों के लिए अलग भाव रखने वाली, गुरुजनों का आदर और सत्कार करने वाली, गोपालक, गो सेवा और संत की सेवा करने वाली, ये गुरु बनाएंगे। ये गुरु ऐसा भाव रखेंगे, अपनी दशा में ये चीजें बढ़ेंगी। शुक्र इमोशनल, कामुक, आह्लाद
प्रभाव, प्रेम, भावनाओं को रख करके सामने यात्रा करने वाला, दिल से सोचने वाला और उदार मना और कई बार भाग्य को कोसने वाला बना देते हैं। शनि आलसी, पर गंभीर और चिंतन या चिंता में आतुर रहने वाला और कोई ना कोई हमेशा ही कष्ट जीवन में लगा रहे, कोई भी समस्या कभी खत्म ना हो, एक खत्म हो दूसरी आ जाए, ऐसा करने वाला। राहु भाग्य को कमजोर भी करे और चूंकि भाग्य भाव से किसी भी शुभ ग्रह का कोई संबंध नहीं है, उल्टे मंगल देख रहे हैं तो मेहनत थोड़ी बढ़ जाती है। इस वजह से राहु की दशा आपके जीवन में कभी कभी कष्ट भी दे सकती है। हालांकि वो ठीक बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, अगर वही शुक्र केंद्र में बैठ जाते तो अच्छी बात होगी। कारक ग्रह के साथ राहु का संबंध अच्छा होता है, तो मैं इसे सामान्यतया 50% का लाभ आपको देते हुए देख रहा हूँ। ये आपकी कुंडली में ग्रह हैं। केतु आपको आपके बड़े भाई, छोटे भाई, इन सभी लोगों से आपका संबंध अच्छा रहेगा। बड़े भाई के साथ आपका संबंध अच्छा रहे और वो तार्किक भी हैं और कई बार वो रुष्ट भी आपको करेंगे। छोटे भाई के साथ आपका संबंध स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को देने वाला, छोटे भाई का स्वास्थ्य कमजोर रहे, आपकी माताजी का स्वास्थ्य ठीक रहे तो आप मन से कमजोर रहें, और अगर आपका स्वास्थ्य कमजोर रहे तो माताजी का मन परेशान रहे। दोनों के पास किसी एक चीज की कमी या एक चीज की मजबूती देख रहा हूं। वैसे शुक्र और चंद्रमा आपकी कुंडली में एक दूसरे को देख रहे हैं तो धन कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। पत्नी का स्वभाव थोड़ा क्रूर होगा क्योंकि यहाँ पे वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल जन्म कुंडली में उच्च का बैठा है, गुरु और मंगल के साथ राहु भी बैठे हैं। इस वजह से मैं समझता हूं कि दाम्पत्य लाभदायक ही है, पर हाँ निश्चित रूप से वो भी आपके काम में सहयोगी सिद्ध होंगी और आपके काम से वो संतुष्ट भी होंगी। ये इतनी सी बात है। तारीख आपके लिए 2 मैंने बताया, दिन आपके लिए शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहे। आपकी कुंडली के लिए राशियां मैंने बताई। इस कुंडली के लिए षडबल में गुरु कमजोर हैं, इस वजह से एकादशी का व्रत और पूर्णिमा को अभिषेक वगैरह जरूर ही कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में चंद्रमा बड़े अच्छे हैं, मंगल बड़े अच्छे हैं, सूर्य बड़े अच्छे हैं, बुध बड़े अच्छे हैं, शुक्र अच्छे हैं और शनि भी ठीक है। ग्रह में सिर्फ गुरु थोड़े से कमजोर पड़ेंगे। अवस्थागत वो ठीक ही हैं क्योंकि जो डिग्री उनकी बनी है 21 डिग्री की वो नीचे जा रही है, पर फिर भी अपना वो स्टेटस मेंटेन करेंगे क्योंकि नौमांस कुंडली में भी वो उच्च के मंगल के साथ कम से कम बैठे हैं तो अपना नीच भंग करेंगे। और कम से कम उनसे त्रिकोण में चंद्रमा बैठा है कन्या राशि का, जिसका अधिपति बुध लग्न को देख रहा है। तो ज्ञान पक्ष आपकी कुंडली में हमेशा रहेगा और धर्म और वेद से युक्त होकर के ही आप धन कमाइए। इसके अतिरिक्त अगर करना होगा तो नौकरी ना करिएगा, खुद की नौकरी करिएगा, अपना काम जरूर उठा लीजिएगा। जैसे इनकी कुंडली में आप दशमांश देखेंगे तो दशमांश कुंडली में लग्न का अधिपति बैठा है उच्च का और एक नीच ग्रह के साथ, जहां पे इसने अपने उच्चत्व के प्रभाव को भी कम किया है। और 6वें भाव में लग्न इसके बैठ जाने से, शनि मंगल जैसे पापक ग्रहों से देख लेने से व्यक्ति निश्चित रूप से साहसी है। वो कभी भी बैठना नहीं चाहता, पर हाँ उसके जीवन में तकलीफें भी होंगी धन कमाने में और अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में। उसको कभी कभी छोटी मोटी समस्या आएगी क्योंकि धन भाव में सूर्य जैसे क्रूर ग्रह के बैठ जाने से धन कमाने में दिक्कत होती है। यहाँ पे पराक्रम भाव के अधिपति राहु के साथ हैं गुरु, और कुंभ राशि में बैठे जिसका अधिपति पहले ही बाहर है। इस वजह से पराक्रम भाव भी कमजोर होगा। हालांकि व्यक्ति पराक्रमी है, इसका ये सिद्ध जो है वो यहाँ से भी हो रहा है, मंगल की दृष्टि यहाँ जाएगी गुरु राहु के साथ। वस्तुतः कुछ लोग वर्ग चार्ट में ग्रह की दृष्टि नहीं देखते, पर निश्चित रूप से हमें वहां देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। चंद्रमा उच्च के, शुक्र उच्च के, पर मेहनत कराएंगे तब देंगे। वैसे डेली बेसिस का इनकम आपका हमेशा बना रहेगा और कभी भी संतुलन गड़बड़ नहीं हो, हमेशा ही बात बनी रहे। केतु की दशा में आपको हो सकता है थोड़ी जीवटता बढ़ानी पड़े, मेहनत बढ़ानी पड़े, भागदौड़ बने, अनुभव प्राप्त हो, बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ये सारी चीज़ें केतु की दशा में मिल जाती हैं। पर इस दशा काल को कभी भी छोड़िएगा मत। जो चीज़ कर रहे हैं इसी पे डटे रहिए, लगे रहिए, क्योंकि यही केतु आपकी कुंडली में आपको सिद्ध करेंगे और यही केतु आपको नया मार्ग देंगे। क्लियर है? अब बाकी की चीजें मैं बताऊं। संतान पक्ष आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, संतान को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, विलंब से होगा पर संतति हो जाएगी। अनुभव के आधार पे मैं इतनी बात कर दूं, मंगल के पास बल है, गुरु के पास बल है, शुक्र के पास बल है, शनि के पास बल है और बुध के पास बल है। ये चाहे कितने ही खराब हों फिर भी ना चाहते हुए भी इनको आपकी कुंडली में फल देना ही होगा। भाई बहन के साथ आपके संबंध जो बनेंगे उसके आधार पर जो स्थिति बनी है उसमें ठीक है स्थितियाँ। बड़े भाई का सुख आपको हमेशा मिलता रहे अगर हैं तो।
छोटे भाई का सुख भी आपकी कुंडली में कमज़ोर नहीं है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि दृष्टिकाण कुंडली कुछ ऐसी बन रही है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा दे दे, क्योंकि बुध ठीक है, शनि सूर्य का प्रभाव भी ठीक देख रहा हूँ, ये स्थिति कुंडली में बढ़िया बन रही है। इसके बाद गुरु भी ठीक जा रहे हैं दृष्टिकाण वगैरह में। एक बात जो मैं देखूं, पंचम भाव का अधिपति जन्म कुंडली में आपकी कुंडली में मेहनत कर रहा है, इस वजह से कई बार आपको आपकी शिक्षा में व्यवधान भी या संतति के शिक्षा में व्यवधान ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरीके से अपनी शिक्षा पूरी करिए, उसे बाधित ना करिएगा। आपकी कुंडली में उच्च शिक्षा में राहु बैठे हैं और पंचम भाव के अधिपति लग्न में, यथास्थिति आपकी कुंडली में धन और जन और बुद्धि और ज्ञान और तार्किकता ये सब बनी पड़ी है, और कभी भी आप इस मामले में कमजोर नहीं होंगे। ये कुंडली नवांश कुंडली में वृषभ राशि का बनना जो यहाँ का सुखेश है, और लग्न कुंडली में कुंभ राशि का बनना जो वस्तुतः काल पुरुष की कुंडली का लाभेश होता है। लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना और डिग्री के हिसाब से जो शनि बैठे हैं उसके आधार पर वो ठीक बैठे हैं। 22 डिग्री के शनि खराब नहीं होंगे, और मैं समझता हूँ कि वो अपना परिणाम देते ही रहेंगे और अच्छा देंगे। बुध जो है वो उनको बल की आवश्यकता है, इस वजह से चंचलता कम रखिएगा। सूर्य 28 डिग्री के हैं, ढलान पे हैं, इस वजह से सूर्य को अर्घ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गजेंद्र मोक्ष वगैरह का पाठ करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में तत्वतः अगर देखें तो शनि बढ़िया बैठे हैं, लग्न में सूर्य और बुध भी बहुत अच्छे होते हैं, आपका लग्न बलवान है, दशम ठीक बना है, धन भाव ठीक बना है, चतुर्थ भाव के बाद छठवां भाव भी ठीक बना है, चतुर्थ भाव के अधिपति हैं, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ आपको लगानी पड़ती हैं। राहु का प्रभाव लग्न में और मंगल का प्रभाव लग्न पे, तो मंगल की 8वीं दृष्टि, राहु की 5वीं, और शनि तो पहले बैठे हैं। तो शनि मंगल राहु केतु सबका प्रभाव जब लग्न पे रहेगा तो व्यक्ति में जीवट, व्यक्ति में साहस, व्यक्ति को साहसी बनना पड़ता है। अगर नहीं बनेंगे तो ये समस्याएं कई बार बढ़ जाती हैं। इस वजह से आपको हमेशा ही बल लगाना होगा, अपने आप को समझाना होगा, और विपरीत परिस्थिति में अपने आप को और अपने बल को वृद्धि में कैसे रखा जाए, इसके लिए भगवान के नामों का स्मरण हमेशा ही करते रहना चाहिए। संध्या वंदन किया करिए। ब्राह्मण यज्ञोपवीत अगर नहीं पहने तो यज्ञोपवीत धारण करिए और संध्योपासना किया करिए, कम से कम द्विकालिक संध्या अवश्य करिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। पूजा पाठ के अतिरिक्त पूजा पाठ की सामग्री की दुकान आपकी कुंडली में ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त आप अगर कुछ भी करें, अपना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। किसी के पास नौकरी मांगने ना जाएं, और जो जितना दे दे उसमें संतुष्ट हो जाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।